वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है हाउ योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स इज चेंजिंग उत्तर प्रदेश फॉरएवर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये जो हमने वो देखी वही है ना? नहीं ये थोड़ी different है। हाँ। राम मंदिर के बनने पर कई लोगों का यह मानना है कि लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी का एक कंप्लीट वेस्टेज है। इससे अच्छा अगर देश में हॉस्पिटल या स्कूल्स बना दे तो ज्यादा भला होता। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, भगवान को क्या चाहिए कि भाई खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से राम मंदिर कुछ ही सालों में यूपी को 1 लाख करोड़ कमा के देने वाला है, तो अब ये कैसे होगा? इस मंदिर को बनाना हमारे पैसों की बर्बादी थी या फिर एक मास्टर स्ट्रैटेजी? आज हम राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे माजरा क्या है। क्या ऑपोजिशन के दावे असल में सही है या फिर वो कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं? सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन राम मंदिर के अलावा भी क्या आप जानते हो उत्तर प्रदेश गुजरात जैसे टॉप इकोनॉमी को भी पीछे छोड़कर देश की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है? और ये आज हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। पर जरा एक मिनट, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? यूपी की इमेज तो पिछले कुछ सालों पहले ही एक गरीब, पिछड़ा हुआ और एक लॉलेस स्टेट की थी। उसे तो एक बीमारू जंगल राज वाला स्टेट कहा जाता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, 2012 तक तो यूपी सबसे गरीब स्टेटों में से भी सबसे गरीब स्टेट था। यहां तक कि स्टेट का सबसे पहला एक्सप्रेसवे भी 70 साल बाद बना। रोडवेज भी छोड़ो, यूपी की जीडीपी को ही 12 लाख करोड़ पहुंचने में 70 साल लग गए। एंड माइंड यू, यूपी की ये जो जीरो से हीरो तक की जर्नी है सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में हुई है। तो अचानक से आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में यूपी ने अपने जीडीपी को ही डबल कर दिया? वेल फ्रेंड्स, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने पर हमारे सामने आए 4 बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसीज, जिसमें से एक पॉलिसी तो इतनी सक्सेसफुल थी कि यूपी के बाद 3 से 4 स्टेट्स और अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट तक उसे कॉपी करने लग गए। सो चलो यूपी के डेवलपमेंट और राम मंदिर के इकोनॉमिक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी पॉलिसी की जिसके वजह से सिर्फ 6 सालों में यूपी के एक्सपोर्ट्स 250 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गए। यस, वही पॉलिसी है जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज ये एक नेशनल फिनोमिनन बन चुकी है, जिसे कई स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट तक कॉपी कर रही है। इस पॉलिसी का नाम है उडुप, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसे योगी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे का बेसिक आइडिया था कि यूपी के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन, जैसे कि अवध यानी कि लखनऊ रीजन में कपड़ों पर होने वाली चिकन करी और जरी वर्क, स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में होने वाला राइस, काला नमक, और ऐसे ही 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए जिन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने का प्लान किया गया। अब ऑफ कोर्स इन सारे 75 प्रोडक्ट्स की बात एक वीडियो में करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको एक सिंपल से प्रोडक्ट काला नमक राइस के केस स्टडी से समझाता हूं, जिसने स्टेट के ईस्टर्न पार्ट की किस्मत ही हमेशा के लिए बदल दी। वैसे एक फन फैक्ट, काला नमक राइस को लेकर एक लेजेंड है कि ये राइस भगवान बुद्धा ने एज ए गिफ्ट इस रीजन के फार्मर्स को दिया था। अब अगर इस पॉलिसी के पहले की बात करें तो काला नमक फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही खराब है। 2018 में केवल 15 फार्मर्स काला नमक की फार्मिंग करते थे, क्योंकि उस टाइम राइस की मार्केट प्राइस केवल 40 रुपए प्रति किलो थी, यानी कि फार्मर्स को इस राइस से कुछ खास मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन कैन यू बिलीव दिस, जस्ट विद इन 3 इयर्स काला नमक फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उडुप पॉलिसी। एक्चुअली जब काला नमक राइस को उडुप के अंदर सिलेक्ट किया गया, तब इसकी ग्लोबल डिमांड जनरेट करने के लिए 3 स्टेप्स सोचे गए, जो एक्चुअली काफी यूनिक और क्रिएटिव थे। लेकिन उसके डिटेल्स में जाने से पहले आपने ये बात नोटिस की होगी कि सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर में एक स्टार्टअप वेव आ गया है। लेकिन अभी भी इंडियंस एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इंडिया में कई बिजनेसेस के पास एक वेबसाइट तक नहीं होता, क्योंकि उनका मानना होता है कि एक वेबसाइट बनाना काफी एक्सपेंसिव और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और बस इसी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन है उडू, जो कि एक ERP प्लेटफॉर्म है, और ये है भी बहुत अफोर्डेबल, क्योंकि उडू आपको देता है 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री कस्टम डोमेन विद अनलिमिटेड फ्री होस्टिंग, वो भी फुल सपोर्ट के साथ। सो चलो मेरा फेवरेट पार्ट, मैं उडू से आपको एक वेबसाइट बना के बताता हूं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सिलेक्ट करनी है, जैसे वेबसाइट डिटेल्स। यहां सब ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके कलर पैलेट चूज कर लिया,
फिर पेजेस को चूज करने हैं और AI जनरेटेड 3 थीम्स में से एक अच्छी थीम भी सिलेक्ट कर ली। ये वेबसाइट कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर्स, इमेजेस भी, यहां तक कि कंप्लीटली न्यू और यूजफुल चीजें भी आप ऐड कर सकते हो इनके ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर की मदद से। कुछ इस तरह जो भी आप चाहोगे सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा और फिर चीयर्स, योर फ्री वेबसाइट इज रेडी, जो आपने बना लिया विद जीरो टेक नॉलेज। यस, Odoo जेन्युइनली एक ऑल इन ऑल बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को कवर करता है, चाहे वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या फिर CRM, इनवॉइसिंग हो या मैन्युफैक्चर, ये सब कुछ आप इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा फ्री मिलेगा। सो अगर आपको ये यूजफुल लगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, Odoo को जरूर चेकआउट करना। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे कि कैसे केवल 3 सालों में काला नमक राइस प्रोड्यूसिंग फार्मर्स का नंबर 15 से बढ़कर 700-800 हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ 3 ODOP पॉलिसीज, जिसमें से पहला स्टेप है रिकॉग्निशन। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों का काला नमक चावल महोत्सव लॉन्च किया, जिससे फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले। इससे हुआ ये कि फार्मर्स को मार्केट की नॉलेज और एक्सपोर्टर्स को प्रोडक्ट की जानकारी मिली, जिससे फार्मर्स को मार्केट डिमांड के बारे में पता चला और एक्सपोर्टर्स को राइस की क्वालिटी के बारे में। और फिर ODOP का दूसरा स्टेप था पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस करना। तो जैसे मैंने बताया कि राइस और गौतम बुद्ध का एक अच्छा कनेक्शन है, और ऑफ कोर्स गौतम बुद्ध का अपना एक ग्लोबल अपील भी। बस इसी अपील की ब्रांडिंग के लिए राइस की ऐसी पैकेजिंग की गई ताकि ग्लोबल ऑडियंस, स्पेशली सेंट्रल और साउथ एशियन कंज्यूमर्स को ये अट्रैक्ट करे। फिर ODOP का थर्ड स्टेप था मार्केट रीच। अब इतनी सॉलिड पैकिंग और ब्रांडिंग के बाद जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो राइस के ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर इसे अवेलेबल करवा दिया गया, जो कि पहले नहीं था। दिस स्ट्रैटेजी वाज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि काला नमक राइस सिंगापुर, UK और US जैसे कंट्रीज तक एक्सपोर्ट होने लगा, जिस वजह से इस राइस का प्रोडक्शन भी यूपी में आज काफी इंक्रीज हो गया। इसी सक्सेस को देखकर ही ODOP स्ट्रैटेजी को अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अवध रीजन में मैन्युफैक्चर होने वाले जैगरी के लिए जैगरी फेस्टिवल, वाराणसी के टोमेटोज के लिए टोमेटो फेस्टिवल और गोरखपुर के फार्मर्स के लिए गोल्डन स्वीट पोटैटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का ये कहना है इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से केवल 5 सालों में स्टेट का एक्सपोर्ट 250 गुना जंप हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ना यूपी में रियल ग्रोथ ड्राइवर होगा उनका एक्सप्रेसवे नेटवर्क। मतलब आप मानोगे नहीं, लेकिन जहां पर 70 सालों में यूपी में सिर्फ एक एक्सप्रेसवे था, आज स्टेट में कंप्लीटेड और प्रपोज्ड 13 एक्सप्रेसवेज है, और ये हुआ है सिर्फ 6 सालों के दौरान। एक्चुअली में ये एक्सप्रेसवेज यूपी के लेस नोन रीजन्स को स्टेट कैपिटल और मेजर इंडस्ट्रियल सिटी से कनेक्ट करेगा, और इसी वजह से अब यूपी के पूरे स्टेट में एक्सप्रेसवेज का एक खतरनाक नेटवर्क बन रहा है। जैसे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और कानपुर को कनेक्ट कर रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा और चित्रकूट को कनेक्ट करेगी, और इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये सभी एक्सप्रेसवेज मिलकर एक क्रांतिकारी नेटवर्क बना रहे हैं। इसके अलावा आज यूपी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी बन चुके हैं। इनफैक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस है कि पीएम का प्लेन भी यूपी के रोड्स पर लैंड हो सकता है। और इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है ताकि इस एयर स्ट्रिप के जरिए अगर कोई विमान आपातकालीन स्थिति में अगर वहां लैंड करना चाहता है या फिर वहां से वो टेक ऑफ करना चाहता है तो बहुत ही आसानी के साथ वो ये कर सकता है। और आज यूपी देश का वो सिंगल स्टेट है जहां पर 13 एक्सप्रेसवेज और 20 एयरपोर्ट्स हैं। अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स ODOP प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि इन्हीं एक्सप्रेसवेज की हेल्प से यूपी के रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स भी अब अपने प्रोडक्ट्स को मेजर सिटीज में भेज पाएंगे। जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो स्टेट कैपिटल को ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से कनेक्ट करेगा। मिंट के 2015 में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी का ईस्टर्न रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन्स में से एक है। सो डेफिनेटली ये एक्सप्रेसवे इस ईस्ट वेस्ट के गैप को भी कम करने में काफी हेल्प करेगा। अब चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि राम मंदिर एक सक्सेस है या कंप्लीट फेलियर। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही वहां का डेली फुटफॉल 3 से 5 लाख यानी कि मंथली 1 करोड़ से भी ज्यादा होगा। अब जाहिर है जब लाखों में टूरिस्ट अयोध्या आएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे ही। इसी नीड को फुलफिल करने के लिए अयोध्या की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक मेजर बूम दिख रहा है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या में 20,000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले ही रोजगार मिल चुका है। इवन अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी बड़े स्मार्टली अयोध्या के लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना रही है। बेसिकली उन्होंने होली अयोध्या नाम का एक ऐप डेवलप किया है, जिसके थ्रू टूरिस्ट वहां के लोकल्स के होम स्टेज में रह सकते हैं। इसमें अब तक 500 फैमिलीज ने ऑलरेडी रजिस्टर भी करवा लिया है, यानी कि अब तक 2200 होम स्टेज अयोध्या रीजन में न्यूली डेवलप हो चुके हैं। और उसी रीजन में स्टेज का कॉस्ट क्या ही पीक हो चुका है। आप खुद ही सोचो, सीएनबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से 19 दिसंबर को अयोध्या में सिर्फ एक रात का होटल कॉस्ट 17,000 से 73,000 रुपीस तक जा रहा था। And that has led to a sharp boom in Ayodhya's hospitality sector, particularly hotels and homestays. जस्ट इमेजिन, इतना कॉस्ट प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी शायद नहीं होता है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की भी टेंट सिटीज थी, जो सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई थी, वो भी फुल्ली बुक चल रही है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अयोध्या में अब डिमांड काफी इंक्रीज हो चुकी है। लोग पैसे खर्च करके भी वहां पर जाना चाहते हैं, और इसीलिए आप देखोगे तो आज वहां पर ताज, रेडिसन, आईटीसी जैसे इंटरनेशनल होटल चेन्स भी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स यानी 100-120 रूम्स वाले बड़े लग्जरी होटल्स बना रहे हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि वहां पर ऐसे टोटल 73 मेगा होटल्स तो बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं, और उसमें से भी 40 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। ऑल्सो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, एक ऐसी बॉडी जो 8 करोड़ ट्रेडर्स का एक एसोसिएशन है, उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से तो राम मंदिर के वजह से अयोध्या में टोटल 1 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है। अब जब इस जगह की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उसी हिसाब से बिल्ड करना होगा, और इसीलिए अभी अयोध्या में 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिस पैसों से काफी सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म्स और हाईवेज, जो भी वहां की इकोनॉमी को और बूस्ट देंगे। क्योंकि टेंपल टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, और टेंपल्स का लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ही है। पीएम मोदी का एक खुद कहना है कि काशी विश्वनाथ टेंपल के रिनोवेशन के पहले 80 लाख टूरिस्ट ही हर साल टेंपल आते थे, लेकिन कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद से 7 करोड़ टूरिस्ट ने टेंपल विजिट किया है, वो भी केवल 1 साल के अंदर। दरअसल रीडेवलपमेंट के पहले विश्वनाथ टेंपल के अराउंड नैरो स्ट्रीट्स के कारण टूरिस्ट इन जनरल, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप टूरिस्ट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो कि रीडेवलपमेंट के बाद चेंज हो गया, और यही कारण है कि पिलग्रिम्स के नंबर्स में इतना ह्यूज जंप आया। जी न्यूज के अनुसार विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण वाराणसी में टूरिज्म सेक्टर का ग्रोथ 5 गुना बढ़ चुका है। साल 2023 में पब्लिश्ड इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से काशी विश्वनाथ बनने के बाद से वहां पर आने वाले टूरिस्ट की संख्या इंडिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी गोवा से भी 9 गुना ज्यादा हो गई। साल 2022 में गोवा में सिर्फ 85 लाख टूरिस्ट ही गए थे, बट उसी सेम ईयर काशी विजिट करने वाले टूरिस्ट की संख्या 7.2 करोड़ थी। जस्ट इमेजिन, सिर्फ एक मंदिर की वजह से इतना मैसिव इंपैक्ट। इतना वैसे और मैंने बस नहीं इसीलिए सोचा था। यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे टेंपल इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिस पर अभी स्पेसिफिकली काफी ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। स्टेट का काफी फोकस है रिलीजियस टूरिज्म और टेंपल इकोनॉमी को ग्रो करके स्टेट में मल्टीपल इकोसिस्टम्स डेवलप करने पर, जिससे बाकी के सेक्टर्स जैसे टूरिज्म, मेडिकल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी अपने आप ग्रोथ होगा। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल ने हाल ही में रिवील किया कि आज गोवा और नैनीताल से 80% ज्यादा लोग ओयो पर अयोध्या सर्च कर रहे हैं। उनका कहना था कि देश में स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म की वजह से अगले 5 सालों में पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम काफी ज्यादा ग्रो होने वाला है। सो या इट्स अ फैसिनेटिंग फैक्ट कि एक टेंपल या स्पिरिचुअल सेंटर अपने अराउंड एक कितना बड़ा इकोसिस्टम जनरेट कर सकता है। टेंपल के आसपास टेंपल रिचुअल से जुड़े चीजों के लिए वेंडर्स, टूरिस्ट के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा खुलने लगते हैं, और फिर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होने लगता है, जो लोकल इकोनॉमी के लिए एक बून बन जाता है। सो इसी चीज का ध्यान रखते हुए यूपी में ऐसे ही और दूसरे टेंपल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि मिर्जापुर में विंध्यावासिनी, मथुरा में वृंदावन और बरेली में नाथ सर्किट, जो भी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू इन्वेस्टमेंट।
इन यूनिक इकोनॉमिक पॉलिसीज और बेटर होते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यूपी को 2023 में 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और प्रेडिक्शन ये है कि इन ह्यूज इन्वेस्टमेंट से स्टेट के 1 करोड़ यूथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दरअसल यूपी को ये इन्वेस्टमेंट उसके 2018 के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए मिला है। बात कुछ ऐसी है ना कि साल 2018 में यूपी को 4.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला था, जिसमें से 61% इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 सालों में इंप्लीमेंट करवा दिया। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होने लग गए प्रैक्टिकली, जिससे स्टेट में करीब 4 लाख नए जॉब्स भी क्रिएट हो गए। सो हाई चांसेस है कि इसी से इन्वेस्टर्स को यूपी पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और उनके इन्वेस्टमेंट्स और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगे। और मेरे हिसाब से तो इसमें एक मेजर रोल यूपी के स्टेबल लीडरशिप का है। क्या आप जानते हो योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास के पहले सीएम है जिन्हें जनता ने 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए इलेक्ट किया और उनके पॉलिसीज को भी अप्रूव किया है। स्टेबिलिटी ऑलवेज लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में शेयर करना। अब फ्रेंड्स, जैसे एक तरफ यूपी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है, वैसे ही डू यू नो कि अब इंडियन टूरिस्ट की डिमांड भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज के बीच इंडियन टूरिस्ट को अपने देश में इन्वाइट करने के लिए काइंड ऑफ एक कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है कि कौन कितने पर्क्स और प्रिविलेजेस देकर इंडियन टूरिस्ट को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करे। और इसीलिए आज 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए फ्री वीजा एंट्री अलाउ कर दिया। अब कंट्रीज के इस मोटिवेशन के पीछे आखिर इंस्पिरेशन क्या है और इस स्टेप का इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन होने वाला है, ये मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। आई वुड हाईली सजेस्ट यू चेक इट आउट बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ अस इंडियंस एंड आवर इंडियन पासपोर्ट स्ट्रेंथ एज वेल। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना करो। और आप फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऊडो। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी के सारे नीड्स को मीट करता है और इसमें से फर्स्ट ऐप आपको हमेशा के लिए फ्री मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद। अभी रिसेंट टाइम्स में जो है ना, हमने ये सुना था कि इंडिया में जो यूपी है वो दूसरे नंबर पे जो है वो है आ गया है जीडीपी टर्म्स में और महाराष्ट्र के साथ जो है ना वो कंपटीशन में लगा हुआ है कि पहले जो है ना महाराष्ट्र से $1 ट्रिलियन की जो है वो इकॉनमी बनेगा। लेकिन नो डाउट भाई, अगर आपकी स्टेट जो है ना उसे प्रोस्पेरस करना है, तरक्की की राह पर चलना है, तो भाई 2 फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो पॉलिटिक्स, स्टेबल गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों जो है ना एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वेल, मैं कहूँगी कि आज की वीडियो में जिस तरह से हम लोगों ने बैकग्राउंड देखा यूपी का, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर के बारे में जिस तरीके से डिस्कशन की गई, सो मेरे माइंड में एक ये चीज चल रही थी कि अगर आप काम करने पर आओ ना तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सारी चीजें करवा सकते हो। वो एक ना मेरे माइंड में नायक मूवी चल रही थी, मतलब नायक हाँ, जिस तरह उसमें अच्छा वो सीएम बनते हैं, बिल्कुल जैसे वो फटाफट काम करवाते हैं। और जैसे इस वीडियो में भी बताया गया कि 5 सालों में जो मतलब प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में डिस्कशन की गई, अग्रीमेंट हुए, वो उनको एग्जीक्यूशन भी हो गया। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो हमने पहले भी एक वीडियो देखी थी जिसमें हम लोगों ने ये जरूर काला नमक चावल के बारे में भी देखा था और ये पॉलिसी के बारे में भी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको जो उसकी स्पेशलिटी है उसको हाईलाइट किया जाता है। बट अगेन उसके बाद में ये कहूंगी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करती है, क्योंकि अगर कोई फार्मर है या कोई भी प्रोड्यूसर है, वो चीज़ें नो डाउट अपनी एक तरह से डेफिनेटली कोशिश करेगा कि उसकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। लेकिन जो रोड मैप है वो गवर्नमेंट ने उसको देना है। अब जिस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया गया प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर के लिए, चाहे वो पैकेजिंग को लेकर हो या फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, अब कैसे उसको एक्सपोर्ट करना है, वो सारी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट का हमेशा ज़्यादा क्योंकि नॉलेज होता है और वो अगर चाहे तो वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकती है। भाई इसमें कोई शक नहीं, देखे ना फिर वही बात आई, गवर्नमेंट जो होती है ना, क्योंकि लोग जो उस पर बैठे होते हैं उन्होंने कई मुल्क जो है ना वो देखे होते हैं, विजिट किए होते हैं, उन्हें पता होता है वहाँ पर जो है किस तरह से जो है वो लोग चल रहे हैं। लेकिन नो डाउट एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, लेकिन उस चीज़ को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक इम्प्लीमेंट करके भाई आप चीज़ें जो है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्सपोर्ट बेशक कर रहे हो या अपनी स्टेट से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट
सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि भाई आप जो है ना अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कितना ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी यूपी की गवर्नमेंट की बात करें भाई, जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट से एक चीज़ हाईलाइट कर देना कि भाई ये फलाने डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की ये जो है एक स्पेशलिटी है। तो मेरा ख्याल है कि भाई ये जो है ना वो अपने हालात खुद सुधारने वाली बात है कि आप वहाँ के लोगों को भी उसमें इंगेज कर रहे हैं, उन वो चीज़ें अपनी बेचते हैं और दूसरे मुल्कों में बेचते हैं। तो भाई आप जो है उनसे टैक्स कलेक्ट करके मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मज़ीद चीज़ें जो है वो आप बना सकते हो। वैसे यूपी की अगर बात की जाए तो नो डाउट एक टाइम पे आप सुनते थे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट हो रही है। कई वेब सीरीज़ हैं, खाकी की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें, तो उसके माध्यम से आपको ये चीज़ दिखाई देती है कि भाई एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने को मिला। लेकिन हाँ, जब से योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात की जाए तो वो आए हैं तो सुना यही है कि भाई वहाँ के हालात बहुत तेज़ी से बेहतर हुए हैं। और बाकी जब ये टेम्पल की बात करें तो भाई इसमें तो कोई शक नहीं, जब काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बना था उसका रेनोवेशन हुआ था तो तब भी ये चीज़ जो है हमने सुनी थी कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ना लोग वहाँ पर अब आएंगे। ओके, सो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगी क्योंकि मौसम ने एक ही मतलब इतनी सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। मुझे ये लगता है कि आपको स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर देखा जाए जैसे ब्लैक राइस जो है, काला नमक राइस, उसके बारे में बात की तो उसकी पैकेजिंग को लेकर जैसे उसकी जो आप कह लो कि जैसे लोगों को टारगेट किया गया क्योंकि उनका गौतम बुद्धा जी के साथ एक काला नमक चावल का एक स्पेशल कनेक्शन रहा है, सो उसके ऊपर पैकेजिंग भी ऐसे की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये स्मार्ट वर्क करना बड़ा ना इम्पोर्टेंट रहता है, ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लोगों की नज़र जाए जब वो डिफरेंट रैक देखें ग्रोसरी करने के लिए तो वहाँ उनकी खुद ब खुद नज़र जाए कि ये क्या है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट ने इस पर बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी एक्सप्रेस वे। हम लोग हमेशा बात करते हैं रोड्स की कि रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, बिल्कुल उसका नक्शा बदलने के लिए। और ये चीज़ इसमें बिल्कुल एविडेंट है कि जिस तरीके से एक्सप्रेस वे बने, अब अगर प्रोडक्ट को आप जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पर सही टाइम पर पहुंचाओगे, आपका खर्चा भी कम आएगा, टाइम की बचत होगी, डेफिनेटली उसका जो फ़ायदा है वो जो प्रोड्यूसर है उसको भी होगा और जो परचेज कर रहा है उसको भी होगा। दूसरा मैं ये बात कहूँगी कि जैसे इसमें आप कह लो कि रिलीजियस टूरिज्म की भी बात की, मैं ये बात कहूँगी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब से राम मंदिर का हम लोग वीडियोस देख रहे हैं और उसके बारे में डिफरेंट न्यूज़ सुन रहे हैं और कितना उसमें टैक्स कलेक्शन होगा, यानी कि हम लोगों ने जो वीडियो देखी 25,000 करोड़ का उसमें टैक्स कलेक्शन होगा, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नहीं थी कि टूरिज़्म जो मतलब रिलीजियस टूरिज़्म है उससे आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो और इससे एक आम व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे बीच में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट भी सुना कि लाइक उन्होंने बोला कि मतलब हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, बाकी सारी जगह, नो डाउट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि अगर एक आम इंसान की लाइफ स्टेबल होगी ना तो वो ईजिली हर चीज़ जो है वो अफोर्ड कर पाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम होती है और आपकी अफोर्डेबिलिटी में चीज़ें नहीं आती। लेकिन अगर आप खुद इतने सक्षम हो कि आप हर चीज़, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप अपने खर्चे अफोर्ड कर पा रहे हो, आप अपनी एजुकेशन में, अपने बच्चों की एजुकेशन में भी उसको खर्च कर सकते हो और आप अपने हॉस्पिटल में खुदा न खासा कोई अगर ज़रूरत पड़ी है उसमें भी आप ज़रूरत जो है वो कर सकते हो। और मुझे लगता है ये एक चेन है, क्योंकि अगर लोग सक्षम होंगे ना उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा क्योंकि लोग पैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट पे कम बर्डन होगा। तो मुझे लगता है कि ये चेन को हमें समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। भाई देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादातर अपने एक्सपेंसेस जो है वो टैक्सेस से ही जो है वो कवर करती है, बेशक वो डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। अभी जैसे रोड बनता है, रोड पे हम टूल टैक्स देते हैं, नो डाउट उसमें प्रोड्यूसर का और बायर का दोनों का फायदा होता है, लेकिन उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोग जितने भी उससे जुड़े हुए हैं ना उन सबको भी जो है उस चीज़ का फायदा जो है वो होता है। और जब हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल देखा था, जब उसको दोबारा से जो है पूरा तैयार किया गया था, तो तब जो है अगर देखा जाए तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया था कि पानी से भी जो लोग आना चाहते हैं, दरिया के रास्ते से जो आना चाहते हैं वो भी सीधा आकर वहाँ पर उतरे। तो देखा जाए तो भाई नो डाउट जो भी आप जो है बेशक रिलीजियस आप जो है टूरिज्म की बात कर लें या वैसे ही टूरिज्म की बात कर लें तो उससे जो है आम इंसान के जो एक उसकी जो जीडीपी जो है एक इंसान ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती है, क्योंकि पैसा जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, लोग चीज़ें खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो
है ना मिलकर गवर्नमेंट को भी फायदा देती है, आम इंसान को भी फायदा देती हैं और वहाँ पे कारोबार करने वाले इंसानों को भी फायदा देती Exactly, हैं। मैं कहती हूँ ये जो चेन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यूजुअली हम देखते हैं गवर्नमेंट डिफरेंट योजनाएं चलाती है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट जैसे आप हेल्थ कार्ड इशू करते हो, अगर एक आदमी अफोर्ड कर पाएगा तो डेफिनेटली अगर उसमें से 10 लोग भी मान लो निकलते हैं तो गवर्नमेंट को उसका भी फायदा होगा, और अगर उसमें से फायदा होगा वो जो पैसा है वो आपकी कंट्री में लगेगा। तो मुझे लगता है कि हमें चीजें जो है ना वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो मैं कहूंगी कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।